जैसे ही नाम ड्रग्स की काली दुनिया का सामने आता है, सबसे पहले दिमाग में नाम आता है पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गाविरिया का। ये वो अपराधी था जो महज 44 साल की उम्र में ऐसे ऐसे कांड कर गया कि दुनिया के कुख्यात अपराधियों में उसका नाम शुमार हो गया। कहते हैं कि उसने नशे के धंधे से इतने पैसे कमा लिए थे कि एक बार उसने पूरे कोलंबिया के कर्जे को उतारने का प्रस्ताव तक रख दिया। नशे के धंधे का सबसे कुख्यात नाम पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गाविरिया का। इस माफिया की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। एल मेंचो के एनकाउंटर के साथ ही एक बार फिर पाब्लो की कहानी चर्चा में आ जाती है, जिसे कोकेन का राजा भी कहा जाता था। आधुनिक इतिहास के इस सबसे कुख्यात अपराधी का जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के रियो नेग्रो में एक किसान और स्कूल टीचर मां के घर में हुआ। एस्कोबार मेदेलिन के उपनगरीय इलाकों में गरीबी में पला बढ़ा, लेकिन उसने नशे के धंधे से आगे चलकर इतनी दौलत कमाई कि दुनिया के 7वें सबसे अमीर लोगों में उसका नाम तक शुमार हो गया। 1980 के दशक में पाब्लो में मेदेलिन कार्टेल को वैश्विक साम्राज्य में बदल दिया, जो दुनिया के 80% तक कोकेन आपूर्ति को नियंत्रित करता था। उसने अपनी छवि रॉबिन हुड की बना रखी थी। वो क्रूर, हिंसा, असाधारण धन और राजनीतिक महत्वाकांक्षा का मिला जुला एक रूप था। फोर्ब्स ने उसे 1989 में दुनिया का 7वां सबसे अमीर व्यक्ति बनाया था, जिसकी कुल संपत्ति उस वक्त 25 से 30 बिलियन थी। जब वो अपने चरम पर था, तब हर हफ्ते कम से कम $420 मिलियन वो कमा रहा था। पाब्लो जब अपने चरम पर था तो उसने हजारों लोगों को मारा भी। मरने वालों में जज, नेता, पुलिस अधिकारी और आम नागरिक सब शामिल थे। वो पैसे कमाने के बाद राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पालने लगा और तब वो बना कोलंबिया का सबसे बड़ा खलनायक। दरअसल एस्कोबार जब राजनीति में आना चाहता था तो तत्कालीन न्याय मंत्री रोड्रिगो लारा बोनीला ने उसकी निंदा की। बदले में उन्हें कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा और उसके तुरंत बाद 1984 में यानी कि 1984 में लारा की हत्या हो गई। इतना ही नहीं, 1989 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लुइस कार्लोस ग्लान की हत्या हुई और इसके पीछे जिम्मेदार था एस्कोबार ही। अमेरिका के साथ प्रत्यर्पण संधियों के पीछे पड़ने के बाद उन्होंने सरकार पर पूर्ण युद्ध घोषित कर दिया। शॉपिंग सेंटरों, एयरलाइनों पर हमला किया। 1989 का एवियांका फ्लाइट 203 बम विस्फोट, जिसमें 107 लोग मारे गए थे, इसी का हिस्सा था। और सरकारी इमारतों पर बमबारी भी। इस नार्को टेररिज्म चरण ने पाब्लो को कोलंबिया का दुश्मन नंबर 1 बना दिया। इसी दौरान उसने एक नई चाल चली और एस्कोबार ने गरीब समुदायों में लाखों निवेश करके रॉबिन हुड की छवि बनाई। मेदेलिन की झुग्गी झोपड़ियों में सॉकर फील्ड, अस्पताल और आवास परियोजनाएं तैयार की गईं। इसकी वजह से उसे निचले वर्ग से कट्टर वफादारी मिली। एस्कोबार का जीवन असंगत चरम सीमाओं से भरा हुआ था, जो उसकी चालाकी, असाधारण खर्च और क्रूरता को भी उजागर करता है। एस्कोबार ने पैसे कमाने की शुरुआत 1960 और 1970 के शुरुआती दशक में कब्रिस्तानों से कब्र के पत्थर चुराकर उन पर लिखे शिलालेखों को सैंड ब्लास्ट करके नए रूप में बेचकर धंधा किया। उसने हाई स्कूल डिप्लोमा, रिपोर्ट कार्ड और लॉटरी टिकट भी जाली बनाए। स्टीरियो इंस्ट्रूमेंट, इसके अलावा सिगरेट की तस्करी की। 1970 के दशक तक वो ड्रग्स की तस्करी के धंधे में उतर चुका था। अपने चरम पर कार्टेल प्रति सप्ताह $420 मिलियन कमा रहा था और सालाना $21 बिलियन से भी ज्यादा। एस्कोबार अपनी नकदी के ढेरों को बांधने के लिए ही केवल रबर बैंड पर ही प्रति माह $2500 खर्च करता था। उसने खेतों और गोदामों में अरबों दफनाए हुए थे। उसके भाई रॉबर्टो ने अनुमान लगाया कि प्रति वर्ष 10% रकम चूहों, फफूंदी या फिर जगह भूल जाने से खो जाती थी। एक कुख्यात घटना में 1992 से 93 में भागते समय पाब्लो ने अपनी बेटी मैनुएला को पहाड़ों में छिपे हुए गर्म रखने के लिए $2 मिलियन नकद जलाकर ताप भी लिए थे। अब देखिए, 1980 के अंत में प्रत्यर्पण के डर के बीच एस्कोबार ने अमेरिका को प्रत्यर्पण न करने के बदले कोलंबिया के पूरे $10 बिलियन विदेशी ऋण का भुगतान करने का प्रस्ताव भी दिया। सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन इससे उसका दुस्साहसिकता और यहीं से उसके अंत की शुरुआत भी हो गई। 1993 तक पाब्लो एस्कोबार का बुरा वक्त आ चुका था। जुलाई 1992 में लॉ कैथेड्रल से भागने के बाद वो 16 महीनों तक फरार रहा। कोलंबिया नेशनल पुलिस के एलीट सर्च ब्लॉक की ओर से उसका शिकार किया गया, जिसमें अमेरिकी DEA, CIA और डेल्टा फोर्स की खुफिया जानकारी की मदद थी। पाब्लो के प्रतिद्वंदियों ड्रग कार्टेल, कैली कार्टेल और विजिलेंट ग्रुप लोस पेपस ने भी उसका पीछा किया। पहले तो उसके साथियों को मारा गया और उसकी संपत्तियों पर बमबारी की गई। विजिलेंट ग्रुप लोस पेपस ने अकेले 300 से ज्यादा एस्कोबार के सहयोगियों को क्रूरता से मार डाला।
एस्कोबार इस वक्त अपने बॉडीगार्ड अल्वारो डी जेसूस के साथ मेडेलिन के उन्हीं इलाकों में घूमता रहा जहां उसने रॉबिन हुड बनकर घर और सॉकर स्टेडियम तैयार करवाए थे। फिर 1 दिसंबर 1993 को उसने अपना 44वां जन्मदिन चुपचाप केक, वाइन और ड्रग्स के साथ मनाया। इसके बाद अगले 2 दिन दिसंबर 1993 को उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। मेडेलिन के लोस एलिवोस इलाके में छिपे एस्कोबार ने अपने बेटे जुआन पाब्लो से 5 मिनट तक फोन पर बात की। बस इसी कॉल ने कोलंबियाई अधिकारियों को अमेरिकी रेडियो ट्रैंगुलेशन तकनीक का उपयोग करके उसकी लोकेशन पता चलवा दी। दोपहर करीब 3 बजे 500 से अधिक खर्च ब्लॉक अधिकारियों ने घर पर धावा बोला। एस्कोबार और बॉडीगार्ड लिमोन छत पर उस वक्त टहल रहे थे और लिमोन पहले कवर प्रदान करते हुए मारा गया। फिर एस्कोबार को 3 गोलियां लगी, एक पैर में, एक ऊपरी पीठ में और तीसरी दाहिने कान से दूसरे तरफ निकलते हुए गई। वो वहीं पर ढेर हो गया। एस्कोबार के शरीर का पोस्टमार्टम किया गया जिसमें सिर की चोट को मौत का कारण बताया गया। ये ऑपरेशन कोलंबिया और अमेरिका के लिए जश्न था। मेडेलिन में बड़ी भीड़ उसके अंतिम संस्कार में बाकायदा इकट्ठा भी हुई। हालांकि कोलंबिया के ड्रग युद्ध आगे भी जारी रहे, लेकिन एस्कोबार का पतन उस युग का अंत था जब ड्रग्स ने एक पूरे देश को बंधक बना लिया था। मेक्सिको का सबसे, देखिए इसी के साथ, ताकतवर और लंबे समय से फरार चल रहा ड्रग माफिया नेमेसियो एल मेंचो अब चर्चा में है और इसको लेकर भी एक बड़े सैन्य ऑपरेशन में उसको ढेर कर दिया गया। वो जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल यानी कि CJNG का सरगना था और अमेरिकी, मेक्सिको दोनों देशों की मोस्ट वांटेड हिट लिस्ट में भी शामिल था। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पश्चिमी राज्य जलिस्को के टापालपा इलाके में सेना ने कई फेडरल एजेंसियों के साथ मिलकर बाकायदा एक ऑपरेशन चलाया। मुठभेड़ के दौरान कार्टेल के 4 सदस्य मारे गए। एल मेंचो और उसके 2 साथी गंभीर रूप से जख्मी हुए, लेकिन मेक्सिको सिटी ले जाते समय उनकी मौत हो गई। इस कार्रवाई में 3 सैनिक भी जख्मी हुए। CNN की एक रिपोर्ट ये बताती है कि अमेरिकी अधिकारियों ने यह माना है कि उन्होंने ऑपरेशन में जानकारी दी, लेकिन इसे मेक्सिको की सेना की कार्रवाई बताया गया। मेक्सिको में तनाव भी है। अमेरिका और कनाडा के बाद भारत ने अपने नागरिकों के लिए बाकायदा एक एडवाइजरी भी जारी की है। एल मेंचो पहले एक पुलिसकर्मी था। उसने CJNG को दुनिया के सबसे खतरनाक आपराधिक संगठनों में बदलने के लिए उसको जाना जाता है। उस पर अमेरिका में फेंटेनिल बनाने और तस्करी का आरोप भी था। अमेरिकी न्याय विभाग ने उस पर 2022 में कई आरोप तय किए थे। अमेरिका ने उसकी गिरफ्तारी पर $1.5 करोड़ यानी 136 करोड़ रुपए तक का इनाम रखा था, जबकि मेक्सिको ने भी करोड़ों पैसों का इनाम उस पर घोषित किया था। इस कार्रवाई के बाद जलिस्को, मिचुआकान, इसके अलावा गुआनाजुआतो समेत कम से कम 5 राज्यों में हिंसा भड़क उठी है। संदिग्ध कार्टेल सदस्यों ने बसों और दुकानों में भी आग लगाई, सड़कों को जाम कर दिया है। सुरक्षा बलों में झड़प भी देखने को मिली। पर्यटन स्थल क्यूटो वलाटो में भी आग और धुएं के कई वीडियोस सामने आए। हालात बिगड़ने पर एयर कनाडा ने अपनी सारी उड़ानें रद्द कर दी है मेक्सिको के लिए और जलिस्को के गवर्नर पाब्लो लेमोस ने बाकायदा लोगों से घरों में रहने की अपील की है और सार्वजनिक परिवहन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। एल मेंचो के मारे जाने के बाद देखिए एयरपोर्ट पर गोलियों के चलने की आवाज भी सुनाई दी। एयरपोर्ट पर लोगों को छुपते हुए देखा जा सकता है। कई वीडियोस उसके सामने आए जहां अमेरिका ने अपने नागरिकों को अब सूचित भी कर दिया है कि ग्वाडालाजारा, इसके अलावा प्यूर्टो वलाटा, दोनों जगहों पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया। प्यूर्टो वलाटा में सभी टैक्सियां और राइड शेयरिंग सेवाएं भी निलंबित कर दी गई हैं। कुछ बिजनेस ने बाकायदा अपना संचालन भी यहां बंद कर दिया है। उन्होंने जलिस्को राज्य, तमाउलिपास, इसके अलावा मिचुआकान और कई सारे राज्यों और कई सारे क्षेत्रों में रहने वाले अपने नागरिकों को अपने घरों में ही सुरक्षित रहने के निर्देश दिए। अमेरिका ने तिजुआना में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों और गुरेरो, मिचुआकान में, क्विंटाना रू राज्यों में सभी अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों को भी अपने घरों में ही सुरक्षित रहने का निर्देश दिया है। राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने ऑपरेशन में शामिल एजेंसियों की तारीफ की और कहा कि देश में ज्यादातर जगह हालात सामान्य हैं। हालांकि उन्होंने पहले चेतावनी दी थी कि बड़े सरगनाओं को मारने से गैंग छोटे छोटे गुटों में बंटकर और हिंसक हो सकती है। पिछले 1 साल से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मेक्सिको पर ड्रग तस्करी रोकने को लेकर दबाव बना रहे थे। ट्रंप सैन्य कार्रवाई और टेरिफ की धमकी भी दे चुके हैं। ऐसे में एल मेंचो की मौत मेक्सिको के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, लेकिन इसके बाद फैली हिंसा से साफ ये है कि असली चुनौती अभी खत्म नहीं हुई। मेक्सिको को लेकर भारत ने भी बाकायदा अलर्ट जारी किया है, जहां भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की। दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जलिस्को राज्य, इसके अलावा जो अन्य 5 राज्य हैं, वहां पर लोग घर के अंदर ही रहें।
कुछ क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों से अगले निर्देश तक घर के भीतर सुरक्षित रहने को कहा गया है और सहायता के लिए बाकायदा भारतीय दूतावास की ओर से +525548477539 पर संपर्क करने के लिए भी कहा गया है।